नमस्कार, मैं शोएब सलमानी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बतकही। बतकही में आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के मशहूर अधिवक्ता, आईएमयू के पूर्व प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील जेट के फैजान सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत। आप एएमयू के पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जी जी जी। एएमयू से एक मतलब रूहानी रिश्ता रहा आपका यकीनन, काफी दिनों तक। यकीनन नहीं रहा, नहीं है। जी जी बिल्कुल। और अगर शुरू एएमयू से ही करते हैं बात, जी फरमाएं। कि अगर पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एएमयू निशाने पर रहा हो। आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी घटती रहती है या कोई ऐसी बात होती है तो उसको एक बढ़ा चढ़ा कर बड़े लेवल पर देखा जाता है, मीडिया भी देखती है। जी जी और भी चीज़ें होती हैं। अभी हाल ही में एक घटना घटी कि कश्मीर के जो स्टूडेंट थे और वहाँ की लोकल पुलिस ने ये फरमान जारी किया कि आप अपनी रीप्रोफाइलिंग कराएं, अपडेट कराएं कि आप कहाँ रहते हैं और कैसे कैसी आपकी एक्टिविटी है यूनिवर्सिटी में और आपकी लोकल एड्रेस क्या है। तो इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज़ादी के बाद से हमेशा जो है वो जो फ़िरक़ापरस्त नासिर हैं, कहना चाहिए, उनके निशाने पर रही है और हर तरह से उसको ख़िलाफ़ कुछ न कुछ करते रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि वो फ़िरक़ापरस्त ताकतें जो हैं वो बरसरीर क़दार हैं, तो अब ज़ाहिर चीज़ है वो किसी न किसी ढंग से उसको करने की कोशिश करती हैं। अब मैं समझता हूँ उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कश्मीरी स्टूडेंट्स की बात आपने कही। तो ये असल में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के देखने की बात है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन चीज़ों को देखे कि ऐसा कुछ ना हो, कुछ ज़्यादती ना हो। अब मुझे पता नहीं कि मैंने तो ऑर्डर देखा नहीं कि क्या है, लेकिन जब स्टूडेंट वो हैं और वो यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं तो उसका अलग से यानी मतलब बराह रास्त उनका कराने से सर्टिफिकेट क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, पूरी तफसील और डिटेल हो तो सामने तो उस पर आदमी बात कर सकता है, लेकिन जहाँ तक इन जनरल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है तो वो तो कुछ ना कुछ बहाना तलाशी करते रहते हैं। अभी देखिए मेडिकल कॉलेज में उन्होंने जुमे के दिन जो छुट्टी दोपहर से हो जाया करती है तो उसको लेकर के इशू बनाया था। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। बदकिस्मती क्या है देखिए अलीगढ़ के ताल्लुक़ से कि अभी भी देखिए वो तो एक लंबी बात हो जाएगी और खालिस उसी पे जब कोई प्रोग्राम करेंगे तो यकीनन बात आएगी। अब यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर भी अभी यहाँ पर पेंडिंग है, उसका सवाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार तो आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो है और यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल हुआ और 1981 में अमेंडमेंट करके, मगर उसके बाद फिर उसको चैलेंज कर दिया कुछ लोगों ने और अभी भी वो घूमता हुआ हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है, वो अपनी जगह पर पेंडिंग है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक तो बाहर से हमारे ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, एक अंदर से क्या हो रहा है। मेरा मानना ये है कि अंदर से अगर हम बहुत सारे इश्यूज़ को मजबूती से टेकअप करें तो बहुत सारे इश्यूज़ इस तरह से ना पैदा हों। इसलिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उसको बहुत सही ढंग से उसको टैकल करे और मजबूती से, मैं लफ्ज़ मजबूती से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ अगर आप डर के काम करेंगे तो काम बनेगा नहीं। अब बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती ये है कि एक अफसोस होता है कि खुशामदाना मिजाज जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे उसमें पैदा हो गया है। वो स्टाफ में भी है और तलबा में भी आ गया है। तलबा तो खैर अभी उससे उसके अंदर वो बात नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर जो सर्विस क्लास है उसका एक मिजाज बन गया है। तो वो जो यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं उनके वो उनसे मुलाकातों का सिलसिला रहता है और एक तरह से उनसे गाइडेंस लेते हैं और फिर ये मान के चलते हैं कि अगर सरकार की सरपरस्ती हमको रहेगी और सरकार हमको कहीं से कुछ मदद करेगी तो हम यहाँ पर कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब है क्या, अब है ये कि यूनिवर्सिटी कोर्ट नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का कुल्ली अख्तियारती अदारा है, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, वो आज फंक्शन में नहीं है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो भी पूरी तरह से नहीं है, इसलिए कि जो रिप्रेजेंटेशन दूसरी जगहों से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होता है वो नहीं है। एक ऑफिशियल मेंबर्स ही खाली उसके अंदर हैं। तो ये अदारे जो हैं जब फंक्शनल हों
तब तो पूरी तरह बात बनेगी, वो नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की चीज़ें उसमें आती रहेंगी। बुनियादी बात यह है, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को, यूनिवर्सिटी फैकल्टी को इसमें ज़ोर देना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी के जो अदारे हैं वो फंक्शनल हों, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वहाँ पर बहाल हों, तो उसमें कुछ मदद मिल सकती है किसी हद तक। ये है मैं कह रहा हूँ। आप सियासत की भी अच्छी समझ रखते हैं और फिर आप ऐसे केसेस भी देखते होंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं। अरे बात यह है कि जो भारत का मुसलमान है जी, वो भारत के संविधान में तो विश्वास रखता ही है जी, और जो सर्वोच्च अदालत है उसके हर फैसले को अपनी सराखों पर रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ चुभती है कि मुसलमानों को ये चीज़ मतलब उनको महसूस होता है कि ज़्यादातर फैसले जिनसे वो उम्मीद रखते हैं वो कि उनके पक्ष में आएगा, वो नाउम्मीदी उनके हाथ लगती है। पिछले साल जो भी हुआ, पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। देखिए मैं बता दूं आपसे, नाउम्मीदी उनके हाथ लगती है। नहीं, नाउम्मीदी की बात ऐसा है कि अदालत कोई फैसला करती है तो ये एक आम जुमला है कि हम अदालत का फैसला मानेंगे। मानना तो आपको अदालत का फैसला पड़ेगा ही, आप ज़रा फर्क महसूस, लेकिन आपको पूरा इस बात का अख्तियार है कि आप अदालत के फैसले से इत्तेफाक न करें। न मानना कंटेम्प्ट है, लेकिन इख्तिलाफ करना कंटेम्प्ट नहीं है। एक, आप ये नहीं कह सकते कोर्ट ने बदनीयती से फैसला दिया, बदनीयती से नहीं कह सकते, वो कंटेम्प्ट है। लेकिन एक कोर्ट ने फैसला जो दिया वो गलत है, ये कहने का पूरा अख्तियार है। तो मैं समझता हूँ कि आउटराइटली ये कहना कि हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये बात आपने सही कही कि बहुत से ऐसे फैसले बीच में आए हैं। अच्छा देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो अभी बाबरी मस्जिद का जैसे फैसला आया, सारी बातों को मानने के बावजूद जब अदालत अख्तियारात खुसूसी का इस्तेमाल करते हुए आपकी इबादतगाह को हवाले कर देगी तो कुछ शर्माक तो लगेगा। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ ये कि मुसलमान तो ये कह रहा था कि जो भी अदालत का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, देवन से कह रहा था। लेकिन हिंदू जो है, यानी मंदिर पक्ष जो कहना चाहिए, वो ये कह रहा था, हिंदू कहना तो एक ऐसा नहीं है, उसके अंदर हिंदू तो ये कुछ हैं जो फैनेटिक्स हैं, वो ये कह रहे थे, जो शरपसंद नासी ने कहना चाहिए, जो मंदिर पक्ष मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो लोग ये कहते थे कि अदालत का फैसला जो भी आए हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अदालत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे जो है अदालत ने सब कुछ तस्लीम करते हुए मंदिर बनाने की परमिशन, मतलब वो जगह जो है वो मंदिर पक्ष के हवाले कर दी। तो इस पर सवालिया निशानात तो लगेंगे। और फिर यही नहीं, अभी जो गोगोई जो उस वक्त प्रिजाइडिंग जज थे और जिनके उसमें वो फैसला आया, उन्होंने उसके बाद जो तहरीर किया, अपनी किताब लिखी और उसके अंदर जो बातें कही वो इंतहाई, मैं समझता हूँ कि शर्मनाक है कि साहब ऐसा हुआ। उसके बाद वो लोग पार्टी बनाने के लिए गए और बदकिस्मती ये है कि उसके अंदर एक मुस्लिम जज भी थे, उनसे ये नहीं हुआ कि कम से कम डिसेंट उसके अंदर लगाते, उन्होंने भी वही बात मान ली। तो अब क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा कहीं नहीं कि आपने ये क्या किया। इसी तरीके से और भी फैसले आए हैं, अब वो तफसील में अगर आप जाएंगे तो बहुत लंबी उसकी फहरिस्त हो जाएगी जिसमें सवालिया निशानात लगते हैं। और इस तरह के फैसले जब आएंगे तो लगाएंगे। अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने, आपको याद होगा, जिसमें वो गोगोई साहब खुद भी थे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अदलिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान के अवाम को खिताब किया, मुखातिब किया कि भाई ये हो रहा है जुडिशरी के अंदर और आप लोग इसका देखेंगे क्या हो रहा है। यानी अवाम को जगाने की जुडिशरी के ताल्लुक से कोशिश की, ये तो उसका मतलब हुआ। तो ये सूरत हाल है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सीनियर मोस्ट 4 जजेस थे और उसमें गोगोई साहब भी थे, मगर गोगोई साहब ने फिर बाद में क्या किया ये भी देखने की बात है। तो ये है, चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल 2014 के आने के बाद, 2014 के बाद मोदी सरकार के आने के बाद एक नारा गढ़ा गया, सबका साथ सबका विकास जी। तो उसमें 130 करोड़ जो है, पूरा 125 करोड़ पूरा भारत शामिल होता है उस नारे में। लेकिन फिर वही मोदी सरकार जब लोकसभा में टिकट बांटती है
तो मुस्लिमों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये उस नारे में फिर टिकट बांटने में मुस्लिम अरे भाई आप क्या बात करते हैं, बिल्कुल खोखला नारा है। तो इसमें कुछ कैसे देखते हैं आप? नहीं, कैसे देखते हैं, बिल्कुल खोखला नारा है। ये कोई बात हुई? समझा, उन्हें 15-15 लाख रुपया देंगे और उन्होंने कह दिया तो जुमला था। मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और चूंकि मोदी जी के नाम पर पूरी पार्टी है, मोदी जी ने कुछ कहा नहीं कि उनके जो है तमाम उनके जो लोग हैं वो लेकर उसको चल पड़ते हैं। उन्होंने एक बात कही, सबका साथ सबका विकास। और कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? मुझे बताइए आप, किस जगह पे हो रहा है? मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ जो कुछ हो रहा है, दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है, वो आपके सामने है। कुछ भी तो सबका साथ सबका विकास की बात तो बिल्कुल बेमानी है, कोई माने मतलब नहीं है भाई। इनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म की बुनियाद पर चल रही है। फ़िक़ा परस्ती का अफ़यून जो है वो लोगों के ज़हनों में इन्होंने घोल दिया है, और उसी के सहारे ये अपनी नैया पार लगाते रहे हैं, लगाना चाहते हैं। अब 2024 का इलेक्शन आ गया है, लिहाजा इस फ्रंट पे और तेज़ी से सरगर्म हो गए हैं और मुनाफरत फैलाने का काम और तेज़ी से हो रहा है। ये सीधी बात है, इनके अलावा कोई काम नहीं है। हमेशा ये इश्यूज से डाइवर्ट करने की बात करते हैं। जब भी आपने कोई बात कही, बस कोई इशू लेकर के चल पड़ेंगे। न तो कभी चीन के ऊपर ये डिबेट करने को तैयार हो रहे हैं कि चीन जो है हमारे यहाँ कितना दाखिल हो गया है। अरे भाई, जब यहाँ उसने, जब आप मान ही नहीं रहे हैं, कमाल तो देखिए ये हो गया कि ये इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि चीन जो है हिंदुस्तान में के कुछ इलाकों को उसने कब्जा कर लिया है। अरे भाई, मानने में क्या, जहां आपने चीन की बात की वहां वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जो 1962 में जंग चाइना से हुई, तो उस पर चले जाते हैं और कहते हैं सब 38,000 किलोमीटर और 39,000 किलोमीटर का जो भी मतलब स्क्वायर फीट इलाका है किलोमीटर का, उन्होंने हवाले कर दिया। अरे भाई, तो नेहरू जी ने तो ये तो नहीं कहा कि मैंने हवाले नहीं किया। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में बहस कराई और अटल बिहारी वाजपेयी उसके आगे आ गए थे बहस करवाने वालों में। उन्होंने पार्लियामेंट में बहस की कि हाँ, हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी ताकत उतनी नहीं थी, हमारा इतना इलाका उनके कब्जे में है। और हिंदी चीनी भाई की बात करते थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया, और आप तो मानने को तैयार नहीं कि क्या हो रहा है। तो ये सूरत हाल है कि आप, अच्छा उस वक्त मालूम चीन पे जब बहस आई तो कहीं इधर डाइवर्ट कर देंगे, कभी काली फिल्म को लेकर के डाइवर्ट कर देंगे, कभी पठान को लेकर के फिल्म को डाइवर्ट कर देंगे। जहाँ देखिए इश्यूज़ को डाइवर्ट कर देते हैं। बस वही रखना चाहते हैं कि जहाँ पर कम्युनल पोलराइजेशन हो, कम्युनल पोलराइजेशन के अलावा कोई काम नहीं है। वही कहीं लव जिहाद की बात करेंगे, कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, कहीं 3 तलाक की बात करेंगे, कहीं हलाला की बात करेंगे, कहीं जो कुछ भी है बस इसी के इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे ताकि हिंदू वोट पोलराइजेशन हो सके, और कोई इनके पास काम ही नहीं। इसी पर एक सवाल लेते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि कुछ ना कुछ अगर होता रहता है तो वो ध्यान भटकाने का काम होता है। अगर देखा जाए पिछले साल 2022 का ही सिर्फ रिकॉर्ड देखा जाए, जो कुछ भी एक्टिविटी हुई है, जो कुछ भी मीडिया की सुर्खियां बनी हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एजेंडा जोड़ के खास समुदाय को उसमें एंगल दे दिया जाता है, उसको केंद्र में रख दिया जाता है। नाम लिया जाए, खासतौर से मुस्लिम नाम दे दिया जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई तो उसमें एक नाम दे दिया जाता है। तो ये कितना खतरनाक है? नहीं, ये बहुत खतरनाक है भाई। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब मीडिया गोदी मीडिया क्यों कहलाता है? आजकल तो गोदी मीडिया मतलब हर कोई इसको कह रहा है गोदी मीडिया, इसलिए उनके पास कोई काम ही नहीं है। अच्छा, ये सरकार की शय पे काम करते हैं। सरकार की अगर शय न हो, बल्कि मैं तो कहूँ सरकार शय तो एक अलग चीज़ होती है, उनको बाकायदा इस तरह से ट्यूटर किया जाता है कि आपको इस तरह की बातें करनी है, तो तमाम मीडिया लग जाता है। अगर मान लीजिए कोई आफ्ताब है तो लग गए उसके खिलाफ। उसमें जो आफ्ताब का मामला चल रहा है, उसके 3-4 दिन के बाद इसी दिल्ली में एक दूसरा वाकया पेश आया, जिसमें उसका हाथ काट के, पैर काट करके उसके 35 टुकड़े करके फेंका गया था, और वो तो एक दिन चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो इनका तो मामला यही है कि अभी हल्द्वानी वाला जैसे मामला था, हल्द्वानी वाले मामले में अब वहाँ पर चूंकि मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सब कुछ, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमानों की है जी। तो मेजॉरिटी मुसलमानों की है तो मार मीडिया उसको लेकर के एकदम तमाशा किए हुए था। लेकिन जिस दिन सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आया कि साहब ये करिए और इनको हटाइए 1 हफ्ते के अंदर, और यूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाने की बात कर दी हाई कोर्ट ने। कमाल तो ये कर दिया उसने। और
जबकि वहाँ सब कुछ है, वहाँ बैंक काम कर रहे हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ पर मंदिर भी और वहाँ पर मस्जिद भी, लेकिन मेजॉरिटी चूँकि मुसलमानों की थी तो उसको मुस्लिम इशू बना करके इन्होंने पेश किया ताकि हिंदुस्तान के दूसरे अवाम के सामने ये बात आए कि मुसलमानों के खिलाफ ये काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसी पर बहस चल पड़ी, सुबह शाम सारे चैनल लग गए, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया एक खबर आई उसके बाद से चुप हो गए। तो ये तो मतलब कर ही रहे हैं कि एक तरफ मतलब अगर एक तरफ हिंदू हो एक तरफ मुस्लिम हो तो बात खत्म। भाई अब ये लव जिहाद की बात करते हैं, शादियां तो इंटर मैरिज हो ही रही, इंटर रिलीजियस शादियां हो ही रही है ना। तो एक हिंदू एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही, हिंदू लड़के मुसलमान लड़के से शादी कर रहे, ये हो रहा है, ये तो दोनों तरफ से है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की तो कोई खबर नहीं, लेकिन मुस्लिम लड़के ने अगर हिंदू लड़के से शादी कर ली तो वो कई दिन तक चलने लगेगा। अभी जो रिलीजन तब्दीली मजहब कानून जो है उसके लिए जो एक्ट बना रहे हैं स्टेट्स वगैरह तमाम, तो ये क्या है, ये खाली ये है कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो है काम किया जा सके। तो कोई भी होता है मुसलमानों के पकड़े जाते हैं, सीधी बात है वो तो कुछ। और अगर इसमें देखा जाए कि मतलब एक तो आरोप लगता है कि सरकार जो हिंदू मुस्लिम मतलब एक एजेंडा रहता है, अन्य संस्थाएं भी रहती हैं और सरकार की खामोशी चुभती है कहीं ना कहीं, या मोदी जी नहीं बोलते हैं ऐसे किसी मैटर पर, तो ये मुसलमानों को चुभती है। हाँ, जिसको हमने अपना सिपहसालार चुन लिया है उसकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती है इसको शांत कराने में। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ मुसलमान जागरूक भी हुए एजुकेशन के मामलों में, पहले से चीज़ें बेहतर हुई पिछले 10 साल में, अगर पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पहले से एजुकेशन के मामलों में अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं ऐसा है, बेहतर हुआ चीज़ें? ये जो मैं तो कभी कभी इस पर करता हूँ कि जब हम बार बार कमेटीज़ का हवाला देते हैं, ख़ासतौर पर सच्चर कमेटी का हवाला देते हैं और हम कहते हैं कि मुसलमान जो है दलितों से भी पीछे है और ये है वो है, तो बहुत ज़्यादा इस पर हम कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं और मैं समझता हूँ कि हमें डिमोरलाइज करने की बात है। आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं इससे एग्री करता हूँ कि पिछले 15-20 सालों में अगर हम जायज़ा लेते हैं तो मुसलमानों का रुझान तालीम की तरफ बढ़ा है और तालीम के मैदान में वो आगे जा रहे हैं। सर्विसेज वगैरह में उन्होंने बैठना शुरू कर दिया है। एक ज़माना था कि भाई ठीक वो हालात थे, लोग नहीं बैठते थे, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और मुसलमानों ने बैठना शुरू कर दिया है। हाँ अच्छा, जो प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं उसमें उस तरह का इम्तियाज़ नहीं होता, वो तो अपना काम देखती हैं तो उसमें जगहें मिल रही हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मुसलमान जो है तालीम के मैदान में और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वो आगे आ रहा है और मैं समझता हूँ उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इस तरह की बार बार बातें करके एक आम डिमोरलाइजेशन इससे होता है, इससे हमको गुरेज करना चाहिए। हम काफ़ी हद तक हम उसमें आगे आए हैं। हाँ ये अलग बात है कि हमको और आगे बढ़ना है और सर्विसेज में बैठना है और हमको तैयारी करनी है और हमको तालीमी के मैदान में कोशिश करनी है। अब जब भी तालीम की बात होगी तो एक बात जान लीजिए, फ़ौरन हम तालीमी अदारा खोलने की बात आप करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो मुसलमानों के तालीमी अदारे हैं, कभी आपने इसको जायज़ा लेने की कोशिश की? मैं तो अक्सर लेता रहता हूँ कि मुसलमानों के ज़्यादातर तालीमी अदारे ऐसे हैं, स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे पीजी कॉलेज हो, चाहे हाई स्कूल इंटर कॉलेज हो, कि उसमें अक़लती अदारा है। मुसलमानों ने इसको कायम किया, मगर पता है चला कि साहब उसके अंदर तालीम गैर मुस्लिम ज़्यादा हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं हमें तालीमी अदारा कायम करने से किसी को इनकार नहीं हो सकता, कायम होना चाहिए। लेकिन जहाँ तालीमी अदारे हैं वहाँ पर क्यों खाली जा रहा है? मालूम है कि 10%, 20%, 30% आप हैं। आपको पता है, मैं नाम है इस्लामिया इंटर कॉलेज और 10% मुसलमान हैं और 100 साल पुराना अदारा है, तो आप जो हैं उसके अंदर डंका पीटते रहिए। और माइनॉरिटीज़ के जो अदारे हैं उनको ज़्यादातर फैसिलिटी मिल रही है और सरकार उनको अपीज़ कर रही है, अपीज़मेंट का चार्ज भी लग रहा है। तो कहीं न कहीं हमको तालीम की तरफ लोगों को राग़िब करने की ज़रूरत है, लेकिन ये अच्छी बात है कि उसकी तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं और हम
उसका हमको एहसास है कि और उसकी तरफ राग़िब होना चाहिए, एक अच्छी बात है, समझा आपने। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुझे डर है ऐ दिल जिंदा कहीं तू न मर जाए कि ज़िंदगी इबारत है फ़कत एक तेरे जीने से। तो ये चीज़ है, हम आगे चल रहे हैं, ऐसा नहीं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपने चूँकि सियासी कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, तो सियासी कॉन्टेक्स्ट में एक बात ज़रूर कहता हूँ, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि तालीम जो है, मैं तालीम को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक ज़रिया मानता हूँ, एक बड़ा ज़रिया। लोग कहते हैं ना, अभी जब कोई बात आती है तो हमारे मिले लीडरशिप, ख़ास तौर पर आप सुनते हुए कहते हैं कि साहब ये बात वो बात, अरे साहब तालीम हासिल कीजिए। जैसे हमारा एक मजहबी ग्रुप है जो ये कहेगा कि आप अल्लाह को भूल गए हैं और इसलिए जो है ये सब ज़्यादती आपके खिलाफ हो रही है। फ़ौरन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब बात होगी तो पॉलिटिक्स से हट करके वो एक जुमला कहेंगे कि साहब अल्लाह रसूल को भूल गए हैं, कुरान हदीस की तालीमात को आप भूल गए हैं, इसलिए आपको ये हो रहा है, तो वो ये कह देते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं इस पर गौर करने की ज़रूरत है, समझा आपने, ये मैं कह रहा था। आखिरी सवाल लेते हैं आपसे जुड़ा हुआ सवाल। आप पूर्वांचल जौनपुर से आप आते हैं जी, आप सियासत की अच्छी समझ भी रखते हैं, क्या भविष्य में कभी राजनीतिक चेहरा बनना पसंद करेंगे आप पूर्वांचल में? नहीं ऐसा नहीं है कि वो एक शेर है ना कि कौन हायल है ये तदबीर व अमल की राह में, आदमी सोचे है क्या करता है होता है क्या। मैं आपकी जानकारी के लिए 1980 और 1991 कितना लंबा अरसा गुजर गया। At that time I was only 26-27 when I contested for parliament from आजमगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो लोकसभा का चुनाव 1980 में, 1991 में मैं आजमगढ़ से लड़ा, 2 नंबर कांग्रेस से लड़ा। लेकिन ये कि जो हालात पॉलिटिकल इधर आके 15-20 सालों से तब्दील हुए हैं, उसमें पॉलिटिक्स में इलेक्शन की सियासत में सर्वाइवल जो है वो उसका पैटर्न और पैमाना बदल गया है। तो इससे हम जैसे लोग जो हैं उससे ज़रा सा उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़ाहिर चीज़ें लड़े इसीलिए थे कि पार्लियामेंट के अंदर जाएं, दोबारा लड़े उसके अंदर जाएं, लेकिन बहरहाल नहीं है। तो वो तो चीज़ें हैं, समझा आपने। गम और खुशी में है ना कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं खुद को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो ये है। अब कौन, ये देखिए ऐसा है, ये सब तो बेकार की बातें हैं। जब कोई कहता है कि साहब आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप MP बनना चाहते हैं, अरे भाई जो आदमी सियासत में है वो यकीनन बनना चाहता है, ये तो बहस ही फजूल है। लेकिन जहाँ तक मुझसे आपने ज़ाती सवाल किया तो मैं यकीनन मैंने इसीलिए इलेक्शन लड़ा। लेकिन जो सियासत का पैटर्न चेंज हुआ, जो हालात बदले, जो उसका तरीक़ाकार बदला, उसमें आकर के मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं उसमें फिट इन नहीं हूँ, इसलिए कि मैं उन चीज़ों को नहीं कर सकता जो आज की रिक्वायरमेंट इलेक्शन की सियासत की है। और इलेक्शन की सियासत नहीं करेंगे तो कोई माने मतलब नहीं होता। एंड नोबडी इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू कि भाई आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं। आप MP हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, ग्राम के प्रधान हैं, क्या हैं। अगर आप कुछ नहीं हैं तो फिर आप क्या हैं, फिर आप बड़े बड़े दानिश्वर होंगे, वकील होंगे, तो जहाँ है वहाँ रहिए, यहाँ आपका क्या काम। कुछ इस तरह की सोच बन गई है। इलेक्शन में मनी का, पैसे का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, खुल्लम खुल्ला शराब, खुल्लम खुल्ला जो है। अभी कास्ट वास्ट तो देखिए, कास्टिज्म और रिलीजन का फैक्टर ये सब तो रहा है, थोड़ा बढ़ गया है, वो अलग मसला है। लेकिन जो शराब, खुल्लम खुल्ला पैसा, हर कोई पैसा मांगता है। जब आप पैसा लेकर के, शराब पी करके और इस तरह के कंसिडरेशंस पे आप लोगों को इलेक्ट करेंगे तो फिर आप उनसे क्यों उम्मीद करते हैं। कोई इलेक्शन लड़ने जाता है, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर वहाँ पर वो मीटिंग करने के लिए जाएं तो मालूम हो 50,000 आदमी आ जाएगा, और वो हम जैसे लोग वहाँ जाएं तो 2,000 इकट्ठा करने में आपको परेशानी होगी। तो जब आप उनको इकट्ठा करेंगे जो माफिया टाइप हैं, जो इस टाइप हैं, तो जब पार्लियामेंट में अगर वो चले जाएंगे तो उनसे आप क्यों उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में जाके आपकी बात करेंगे। वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ऐसे लोगों को इलेक्ट कीजिए ना जो पार्लियामेंट में जाकर के आपकी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, जो समझते हैं कि पार्लियामेंट को कानून कैसा बनाना चाहिए, कानून जो वहाँ पर बनने के लिए आए उसके लिए लड़ें भिड़ें, मुखालफत करें, अच्छाई और बुराई उसकी बताएं,
कौन सा कानून आपके हक में बनना चाहिए असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो आप जैसे लोगों को इलेक्ट करेंगे उनसे फिर वही उम्मीद भी करनी चाहिए। जब आप पैसा लेकर वोट देंगे तो इससे उम्मीद भी करनी चाहिए आपको। जब आप मजहब के नाम पर, जात के नाम पर वोट देंगे और फिर उससे उम्मीद करेंगे तो कैसे काम बनेगा। इलेक्ट द पीपुल दोज हु आर कैपेबल, कॉम्पिटेंट एंड दे आर इन पोजिशन टू रेज देयर इश्यूज। ये है, तो ये चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं बतकही के अगले एपिसोड में, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ, नई शख्सियत के साथ आपको मुलाकात कराते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए बतकही।